बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, तालिबान ने अफगानिस्तान के एक और अहम शहर कंधार पर भी कब्जा कर लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान 34 में से 12 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। इससे पहले तालिबान ने सूबाई दारुल-हुकूमत हेरात पर कब्जा किया था। तालिबान काबुल से 150 किलोमीटर दूर रह गए। हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शिराकत की पेशकश कर दी। कुंदूज हमले की वीडियो सामने आ गई, जहां एयरपोर्ट पर तैनात अफगान फौज की 217 पामीर कोर ने मुज़ाहमत के बगैर हथियार डाले। तालिबान ने मुख्तलिफ जेलों में कैद 1000 कैदी रिहा कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, अफगानिस्तान के मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, अमन की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान अब किसी जंग का हिस्सा बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की पॉलिसी है कोई फेवरेट नहीं, गैर जानिबदार रहेंगे। अमरीका ने अफगान जंग में अरबों डॉलर्स लगाए। पाकिस्तान का क्या कसूर है? अफगान फौजियों को भी अमरीकियों ने ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान को इस जंग में क्यों दरमियान में लाया जाता है? हमने बॉर्डर पर बाड़ लगाना थी, अपना काम कर लिया। पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती छठे रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद रहा। सरहद के दोनों जानिब बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और अफगान शहरी फंसे हुए हैं। बाबेदोस्ती की बंदिश से तिजारती सरगर्मियां और पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बाबेदोस्ती जल्दी खुलने के लिए बातचीत जारी है। बाबेदोस्ती अफगान साइड से नई शेडो इंतजामिया ने पिछले जुमे को बंद किया था। पाक अफगान सरहदी हुक्काम के मुताबिक 2 मरतबा मुज़ाकरात में सरहद खोलने पर इत्तफाक हुआ था। सिक्योरिटी वजूहात और दीगर मसाइल के पेश नजर बॉर्डर खोलने का फैसला मौखर हुआ था। अफगान सरहद जिला स्पिन बुलदक में तालिबान शेडो इंतजामिया के मुताबिक बाबेदोस्ती से कल जुमे को हर किस्म की आमदोरफ्त बहाल किया जा रहा है। आगे बढ़ें, कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% से नीचे आ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.7% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 4619 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना SOPs के तहत कराची समेत सिंध भर में आज बड़ी मार्केटें और कारोबार बंद रहेगा, जबकि किराना, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें और बेकरीज खुली रहेंगी। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जुम्मे और इतवार को शहर भर में सेफ डे का ऐलान किया गया है। आज के दिन शहर में जितनी भी मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। तहम जितनी भी किराना की दुकानें, इसके अलावा दूध की दुकान, बेकरी और ज़रूरी जो केमिस्ट शॉप्स हैं, वो केमिस्ट की दुकानें, फार्मेसीज वगैरह वो खुली रहेंगी। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो शहर भर में 13 मास वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि 24 घंटे ऑपरेशनल है। तो हम गुज़िश्ता रात को भी हमने देखा मुकाबलतन काफ़ी कम रश देखने में आ रहा है, क्योंकि शहर भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल गए हैं। आज शहर भर में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगे वो हुकूमती SOPs के मुताबिक उसके अंदर भी 50% जितने भी मुसाफिर हैं उनको सफ़र कराने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं वो भी जल्द बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से सिंध पुलिस भी शहर भर में आज गश्त करेगी और जो भी मार्केटें SOP की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर खोली जाएंगी तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। 15 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इंतज़ामिया की जानिब से 15 मज़ीद इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। और आपको बताएं कि इन इलाकों में F6 मेन स्कूल रोड शामिल है, इसके अलावा स्ट्रीट 39, इसके अलावा I-84 की स्ट्रीट 1 से लेकर 5 तक और 85 को स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि सेक्टर I-10-3 की स्ट्रीट 53, G61 की स्ट्रीट 40, G91 की स्ट्रीट 41 और G92 के ब्लॉक 12 और 16 में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके अलावा F11-2 की स्ट्रीट 16 और 52 में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस इलाकों के जो शहरी हैं उनकी जो नकलो हरकत है उसको महदूद किया जाएगा और इन इलाकों में जो एशिया ज़रूरिया की जो दुकानें होंगी उनको खोलने की इजाज़त दी जाएगी। जी,
खैबर पख्तूनख्वा में डेल्टा वेरिएंट के मजीद केसेस की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 29 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हुई है। पेशावर में 14, एबटाबाद में 11 और कोहाट के 4 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हुई। 8 खवातीन और 21 मर्द कोरोना की डेल्टा वेरिएंट का शिकार हुए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र थरपारकर में 22 अगस्त तक सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि तालका डीपलू के 2 मोहल्लों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर मोहम्मद नवाज सोहो के मुताबिक थरपारकर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर थरपारकर में सयाहों की आमद पर 12 अगस्त से 22 अगस्त के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम सरकारी और निजी गेस्ट हाउस और सयाहती मकामात इस दौरान बंद रहेंगे। तालुका डीपलू के मोहल्ला लांगा में कोरोना का एक केस और मोहल्ला मोटाटियो में चंद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट होने के बायस दोनों मोहल्लों में 10 रोज़ के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। दोनों मोहल्लों के रिहायशियों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत वफाकी सेक्रेटरी सनत व पैदावार करेंगे। इजलास में चीनी की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीनी की दस्तयाबी, मजमूई स्टॉक का जायजा भी लिया जाएगा। ज़राए क्रशिंग का बताना है कि साल 2021 और 20 में चीनी की पैदावार का मामला एजेंडे में शामिल है और इजलास में क्रशिंग साल 2020 और 21 के लिए चीनी की मजमूई खपत का जायजा लिया जाएगा। ज़राए का ये भी बताना है कि पंजाब, KPK और सिंध के केन कमिश्नर्स को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। पंजाब KPK के फूड सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किए गए हैं। सिंध के सेक्रेटरी ज़राअत को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जमैका टेस्ट के पहले रोज़ का खेल ख़त्म हो गया है। दिन के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ के 2 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट हुए। दोनों खिलाड़ियों को मोहम्मद अब्बास ने पवेलियन की राह दिखाई। इससे कबल पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 217 रन्स बनाकर आउट हो गई थी। फवाद आलम 56 रन्स बनाकर सबसे नुमाया रहे। फ़हीम अशरफ 44, बाबर आजम 30 और मोहम्मद रिजवान 23 रन्स बनाकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जेसन होल्डर और जेडन सेल्स ने 3-3 विकेटें हासिल की। केमारविच ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि जमैका टेस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज़ टीम को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर विकेट्स ना मिली तो सब्र तहम्मुल से बॉलिंग करना होगी। मेरा काम यही है कि मैं नए बॉल के साथ टीम को आउट करके दूं, जैसा कि हमें नए बॉल के साथ मिल गए हैं। अब यही है कि पेशेंस के साथ कल भी कोशिश करेंगे, आते हैं हमें विकेट मिले, नहीं तो थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। माशाल्लाह से जो शाहीन बॉलिंग कर रहा है, जैसे स्पेशली हसन जैसे बॉलिंग कर रहा है, फ़हीम है हमारा साथ देने वाला, तो इंशाल्लाह जैसे वो रन्स में भी परफॉर्म कर रहा है, तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर इनको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम इनसे कोई 50, 60, 70 रन की लीड लें। जमैका टेस्ट के पहले ही 12 विकेटें गिर गई। पाकिस्तान की पूरी टीम 217 रन बना पाई, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने भी 2 रन पर 2 विकेटें खो दी हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सिकंदर बख्त। सिकंदर, टेस्ट के पहले दिन विकेट पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली। क्या 217 स्कोर तसल्ली बख्श है? यार देखो, 217 तो नहीं, मगर पहले दिन अगर इतनी विकेटें गिर जाए तो इसका मतलब है मैच का फैसला हुए ये तो हो गया एक नंबर 1 कंफर्मेशन। अब ये है कि हमारे लड़कों को कम से कम 250 रन होने चाहिए थे, मगर 250 से कम है, मगर उनके भी 2 आउट हो गए, तो मैच मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। लो स्कोरिंग मैच होगा और अगर कोई वेस्ट इंडीज का प्लेयर खड़ा हो गया और बहुत ही लंबा स्कोर कर दिया तो फिर पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए चैलेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये मैच बहुत ही पहले दिन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। एक चीज जरूर है, कल मैं जो मेरा अंदाजा, अब पता नहीं कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, कि स्पिनर हमारे पास एक है और अगर हमारे पास 4 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, यानी कि एक ऑलराउंडर है और 3 फास्ट बॉलर्स हैं प्लस एक स्पिनर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम स्पिनर की हमें एक शॉर्टेज हो जाए। हमारे पास हफीज जैसे हम T20 में करा लेते हैं हफीज से स्पिन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी तो हो सकता है कि हमें ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए लेटर स्टेजेस में। अदरवाइज अभी तक
हम कुछ नहीं कह सकते। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि पहले दिन ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन हो गई है। अच्छा सिकंदर वक्त ये बताएगा कि बारिश भी हुई है और ओवरकास्ट कंडीशन भी है, ये बताएगा कि आने वाले दिनों में जो कंडीशंस हैं वो ईज़ अप हो जाएंगी, कुछ आसानी होगी? देखिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा वेस्ट इंडीज के अंदर जो पिचेस होती हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, ऊपर नीचे उनका बाउंस होता है, वो इतनी मजेदार नहीं होती क्योंकि लंबे लंबे स्कोर, जबकि कई रिकॉर्ड पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज में बने। हनीफ भाई ने भी 300 किए हैं, गैरी सोबर्स ने भी 300 किए, मगर यहाँ की पिचेस थोड़ी सी मतलब है कि इतनी मजेदार नहीं होती बैटिंग के लिए। अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर अगर बारिश होती है, हमारे सारी T20 के मैचेस बारिश से डिस्टर्ब हुए, अगर ये बारिश होती है तो पिचेस पे असर तो पड़ेगा, इसलिए कि अगर बारिश के बाद मॉइस्चर भी आता है, मॉइस्चर में अगर थोड़ा सा ट्रिकी, इसलिए मैं स्पिनर का सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं जाकर स्पिनर की एक और जरूरत पड़ जाए, मतलब एक यासिर है, यासिर के साथ देने वाला कोई ना हो। तो बारिश ना हो तो बेहतर है, अगर बारिश होगी तो और हालात इतने खराब होते जाएंगे बैट्समैनों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त आपके तज्जिए के लिए। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है। 2.5 साल पहले पब्लिक बसों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ताहाल नई बसें नहीं ला सकी। शहरी ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से परेशानी का शिकार है। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। 2019 में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत शहर में 10 रूट्स पर चलने वाली बसें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर बंद हो गईं। 3 रूट्स एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से शेखुपुरा और जल्लो से पक्का मील के दरमियान रोजाना 50,000 मुसाफिर सफर करते थे। इन रूट्स पर पब्लिक बसें न होने के बाद शहरी खुआर हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर में इक्का दुक्का रूट्स पर लोकल वैगनें, मोटरसाइकिल रिक्शा और छोटी बसें चल रही हैं। स्पीडो, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी को पूरा नहीं कर पा रही। पहले यानी कि स्टूडेंट को ये बेनिफिट होता था कि 10 रुपए में वो कहीं भी लाहौर के किसी मुकाम पे भी वो ट्रैवल कर सकते थे, सफ़र कर सकते थे, लेकिन अब वो खड़े होके इंतज़ार करते हैं, उनको कहीं तो क्लास से भी लेट हो जाते हैं। स्पीडों की तादाद ज़्यादा करें या दोबारा LTC को बहाल किया जाए। गर्मी ज़्यादा है, बच्चे ने सानू इतने बैठे हैं तकरीबन 15 मिनट हो गए ने, 20 मिनट बस नहीं आ रही। आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रिक्शा का किराया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बसें कम होने की वजह से बहुत दुश्वारी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब मोहम्मद जहाज़ेब का कहना है कि आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिकल बसें लाना चाहते हैं। रवा साल की आखिर तक ये बसें आ जाएंगी। पिछली हुकूमत के जो एग्रीमेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए थे, इसीलिए अब हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिक सिस्टम हम लेके आ रहे हैं जो माहौल दोस्त हैं, और ये मैं समझता हूँ कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और हमारे शहरियों को भी एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया होगी। शहरियों का कहना है कि लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। महकमा ट्रांसपोर्ट जल्द पब्लिक बसें चलाए ताकि बंद होने वाले रूट्स बहाल हो सकें। कैमरामैन खालिद खान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। पेशावर के इलाके लाहौरी गेट की अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है, जहां नाली का गंदा पानी रोड पर हर वक्त जमा रहता है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानगी में मुश्किलात पेश आती हैं बल्कि राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना रहता है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून पेशावर लाहौरी गेट के सामने, और ये जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ इस रोड के ऊपर दिन में सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, और इस रोड की खस्ता हाली की अगर बात की जाए तो ये रोड टूट फूट का शिकार है। रोड के साइड से गुजरने वाली जो नाली है उसका गंदा पानी हर वक्त रोड के ऊपर जमा रहता है, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानगी में मुश्किल पेश आती है, जबकि जो राहगीर हैं आप साइड से गुजरने वाले लोग उनके भी कपड़े इस गंदे पानी की वजह से नापाक हो जाते हैं। 4 महीने हो गए हैं भाई मेरे, ये रोड टूटा हुआ है और इसका कोई पूछने वाला नहीं है, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं और इसमें जो गंदा पानी वो भी कोई निकालने वाला नहीं है। यहाँ पे जो लोग गुजरते हैं उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस की फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल करने से पहले नूर मुकद्दम से ज़्यादती की। रिपोर्ट के लिए देखिए रईस अंसारी की तफसील। इस्लामाबाद पुलिस को नूर मुकद्दम कत्ल केस की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ज़ाहिर जाफर के कपड़ों पर नूर मुकद्दम का खून पाया गया। नूर मुकद्दम के नमूनों में ज़ाहिर जाफर के जरसूमें पाए गए। ज़राए के मुताबिक ज़ाहिर जाफर ने कत्ल करने से पहले नूर मुकद्दम को रेप किया और उसे छोटी सी खराब छुरी से कत्ल किया, जिसमें 4 घंटे लगाए। मकतूला की बाईं तरफ छाती को भी बुरी तरह जख्मी किया गया। ज़राए के मुताबिक फोरेंसिक साइंस एजेंसी में भी मुलजिम ने कत्ल का इकरार किया है। मकतूला के मेदे से हासिल किए गए नमूनों का तजिया किया जा रहा है। मौका से हासिल की गई फुटेज से मुलजिम का चेहरा मुताबिकत रखता
सकता है। फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने पॉलीग्राफी का वक्त रखा, लेकिन पुलिस ने टेस्ट ही नहीं कराया, जिसमें 5 घंटे दरकार थे। रईस इंसारी, जियो न्यूज, लाहौर। बैनुल-सूबाई राब्ते की वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा कहती हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक डायरेक्टर लगाए तो मसला हो जाता है, अलबत्ता इसके हाथ में कुछ नहीं। कोई हारता है तो इल्ज़ाम हुकूमत पाकिस्तान पर, और अगर कोई जीत जाए तो क्रेडिट ओलंपिक एसोसिएशन ले जाती है। PSB ने प्लेयर्स के लिए फ़ॉरेन कोच भी तैनात किया था। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने ये गुफ्तगू स्कोर में सैयद याहिया हुसैनी से गुफ्तगू करते हुए कही। वो बच्चे जिनमें मैं कुछ पोटेंशियल देख रही थी, मैंने एक फॉरेन कोच, PSB ने फॉरेन कोच दिया है उनको, ये शायद सबको ना पता हो। जब आप हार जाएं तो आप डाल दें ब्लेम गवर्नमेंट पे, लेकिन जब आप जीत जाएं, कुछ अचीव कर लें, तो कहें वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक का रोल है। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वेट लिफ्टर तलहा तालिब कहते हैं कि 2018 के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनके लिए कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाया। PSB में कोई परमानेंट डायरेक्टर जनरल ही नहीं था जो प्लान करता। वो स्कूल में लोकल इक्विपमेंट से ट्रेनिंग करते थे जो इंटरनेशनल मयार के मुताबिक नहीं थे। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू करते हुए कही। 2018 के बाद हमारा कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल थे वो परमानेंट मौजूद नहीं थे, जो आगे एक प्लान बना सकते थे कि आगे स्पोर्ट्स को हमने किस तरह ले। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के रुकन इरफान सिद्दीकी ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मीडिया अथॉरिटी बिल की भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। एक बयान में इरफान सिद्दीकी का कहना था, ये मीडिया की तरक्की का नहीं, मीडिया की तबाहकारी का बिल है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की हुकूमती तजवीज़ पहले से दबाव में आए मीडिया को मज़ीद खौफज़दा करने और आज़ादी इजहार की राय को कुचलने के बराबर है। ऑपोजिशन मीडिया की आज़ादी के पर काटने की हर कोशिश का डट कर मुकाबला करेगी। पैमरा के लिए मुतफ़क़ा ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़ाब्ते भी पहले से मौजूद हैं। इस सिलसिले में PBA, PFUJ, APNS, CPNE और दीगर तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि तमाम प्रेस क्लब्स पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल के हक़ में हैं। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने एक TV इंटरव्यू में किया। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के बयान को हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ करार दे दिया। एक बयान में फाजिल जमीली ने कहा कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करते। कराची प्रेस क्लब के सदर की हैसियत से फवाद चौधरी के बयान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी और जालिमाना कानून करार दे दिया। बिल को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। लाहौर प्रेस क्लब के एलामिये में कहा गया, मुजवज़ा अथॉरिटी मीडिया पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त मजबूर करने की कोशिश है। मुजवज़ा अथॉरिटी आज़ादी सहाफ़त पर कदगने लगाने का एक हथकंडा है। लाहौर प्रेस क्लब इस मामले पर APNS, CPNE, PBA और PFUJ के साथ खड़ा है। लाखों दिलों पर राज करने वाली माजी की मकबूल पॉप गुलकारा नाजिया हसन की वफ़ात के 21 बरस बाद उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुतालिक तकलीफ़देह इंकशाफ़ात सामने आए। नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने कहा है कि उनके साबिका शौहर इश्तियाक बेग का तलाक़ के बावजूद TV शोज़ पर ख़ुद को नाजिया का शौहर ज़ाहिर करना उनके ख़ानदान के लिए दिल आज़ारी का बायस है। नाजिया हसन ने लंदन में हल्फिया बयान में खुद लिखवाया कि उनके शौहर ने उन्हें कुछ खिलाया था और वो उनके साथ बुरा सलूक करते थे। नाजिया हसन के साबिक शौहर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने उनके इल्ज़ामात के जवाब में ज़ुहैब हसन पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान किया है। दिलों को छूती आवाज़, मुनफरिद अंदाज। 80 की दिहाई में क्वीन ऑफ पॉप के नाम से मकबूलियत हासिल करने वाली नाजिया हसन को पिछले 21 बरस बीत गए, लेकिन मद्दाहों पर उनके गानों का सहर आज भी तारी हो जाता है। नाजिया की वफात के 21 बरस बाद उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी से मुताल्लिक तकलीफ देह इंकशाफात सामने आए हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने कहा है कि नाजिया ने लंदन में हल्फिया बयान में खुद लिखवाया कि उनके शौहर ने उन्हें कुछ खिलाया था और वो उनके साथ बुरा सलूक करते थे। मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने कोई एलिगेशंस उसकी नहीं की हैं। ये नाजिया ने खुद लिखा है, उस टेस्टिमोनी में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, खुद लिखा है, नाजिया ने खुद लिखवाया है कि इस आदमी ने उसको कुछ पिलाया है, खिलाया है
और उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था। ये कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है ये हमें भी नहीं मिला था, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था एज सच, मुझे अभी मिला है बिकॉज मेरे फादर का इंतकाल हुआ था 10 महीने पहले। तो जब हम उनकी चीजें देख रहे थे, पेपर्स देख रहे थे, तो उसके अंदर से ये फाइल निकल के आई। ज़ोहेब हसन का कहना था कि नाजिया हसन और इश्तियाक बेग की तलाक हो चुकी थी। कानूनी और मजहबी तौर पर वो उनको बीवी जाहिर नहीं कर सकते, जबकि वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नाजिया के मेडिकल रिकॉर्ड्स और जाती डेटा शेयर करते फिर रहे हैं। ज़ोहेब हसन का कहना था कि तलाक के बावजूद टीवी शोज पर खुद को नाजिया का शौहर जाहिर करना उनके खानदान के लिए तकलीफ और दिल आजारी का बायस है। ज़ोहेब हसन ने जियो न्यूज के साथ तलाक के कागजात भी शेयर किए। दूसरी जानिब नाजिया हसन के साबिक शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने उनके इल्जामात के जवाब में ज़ोहेब हसन पर 1 अरब रुपए हट जाने का दावा दायर करने का ऐलान किया है। इसलिए एक वजह जो है वो ये है कि ये सब नहीं चाहते थे कि नाजिया की शादी मुझसे हो या किसी से भी हो, और मैंने अपने लॉयर से बात की है और मैं 1 अरब रुपए का उनके ऊपर हट जाना जो है डिफेमेशन का जो है वो केस कर रहा हूँ। हमारी प्रॉपर्टी थी मेरी और नाजिया के नाम के ऊपर जी यूके के अंदर। उनका मेन मकसद ये था कि किसी तरीके से उन पे कब्जा किया जाए।